स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसका बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कवर करने वाले हैं, विच इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसपे काफी सारा वेटेज होता है व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस। तो लाइफ प्रोसेस में हम 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, विच आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। इसमें से आज हम 2 टॉपिक्स शुरू के न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कवर करेंगे। उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पर एमसीक्यूज बन सकते हैं एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में, वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट। तो ये 1 शॉर्ट वीडियो आखिरी तक देखना सो दैट यू आर वेरी थॉरली प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो बिगिन करते हैं विद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इन जनरल न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये फूड से रिलेटेड होता है। किस प्रोसेस के थ्रू फूड को एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेता है, उसको प्रोसेस करता है ताकि फूड में से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके अपनी बॉडी में अलग अलग कामों के लिए। उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो न्यूट्रिशन नॉट ओनली इंक्लूड्स डाइजेशन, बल्कि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का फूड हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, किस तरीके से हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, कौन सी अडेप्टेशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर उस फूड को यूटिलाइज करने के लिए, एंड देन ऑफ कोर्स डाइजेशन कैसे हो रहा है, फूड में से न्यूट्रिएंट्स कैसे निकाले जा रहे हैं और ब्लड में वो कैसे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, राइट। तो अगर हम न्यूट्रिशन के 2 मेजर टाइप्स की बात करें तो 2 मेजर टाइप्स हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। अब तुमको पता है प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली रेफरिंग टू ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जबकि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं तो वी स्टडी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है और प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है, या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खाता है या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म को खाता है जिसने प्लांट को खाया होता है। तो इनडायरेक्टली एज सच अगर देखा जाए तो हर प्लांट, हर एनिमल एंड हर ह्यूमन बीइंग प्लांट पे या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स करते हैं और जो प्रोसेस होता है थ्रू विच दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस फर्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है और ये क्या बनाता है उन चीजों से, राइट। सो सबसे पहले प्लांट को अपने अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या रिएक्टेंट्स चाहिए होते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ देयर ओन फूड। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से आता है, CO2 फ्रॉम एयर, राइट। दूसरा है वाटर एंड मिनरल्स जो कि रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं। तुमको ये पता है हम पौधे में पानी डालते हैं, रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब होता है और लीव्स तक पहुंचाया जाता है। तीसरा है जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वही ये प्रोसेस कर पाते हैं बिकॉज दे हैव एन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। सो ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, राइट। एंड चौथा और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइट एनर्जी। तो एनर्जी तो हमें किसी ना किसी फॉर्म में चाहिए ही है। तो प्लांट जो है वो सनलाइट की एनर्जी को यूज करता है और उसको फूड की एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस? 1 इज सनलाइट, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज क्लोरोफिल एंड फोर्थ इज वाटर एंड मिनरल्स। अब ये 4 चीजें मिलकर एज सच प्लांट अपना खाना बनाता है विच इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं? ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज को जब प्लांट को स्टोर करना होता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो ऑफन टाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन प्लांट्स प्रोड्यूस स्टार्च, विच इज ऑल्सो करेक्ट।
ठीक है, ग्लूकोज जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, प्लांट इसको अच्छे तरीके से स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड देन इट इज स्टोर्ड। ठीक, दूसरा एक और प्रोडक्ट जो निकलता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो गिवन आउट बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखना चाहें तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, CO2 plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives out glucose C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है एंड ऑक्सीजन। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें ये बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाती है ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए होते हैं। रिएक्टेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्रोडक्ट्स क्या है, C6H12O6 ये मेन प्रोडक्ट है और बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। इज दिस क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें ये सब चीजें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या बन रहा है, ये कैसे होता है वन बाय वन स्टेप वाइज, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि सनलाइट अब्सॉर्ब किया जाता है वाया द क्लोरोफिल। पहले स्टेप में सन की जो लाइट होती है वो क्लोरोफिल द्वारा अब्सॉर्ब किया जाएगा। सेकंड क्या होगा, जो वाटर यूज किया गया है उसको स्प्लिट किया जाएगा। वाटर स्प्लिट होगा तो क्या बनेगा, वाटर जब स्प्लिट होगा तो क्या बनेगा, H अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। देख रहे हो, हमें अपना पहला प्रोडक्ट मिल गया है ना। तो सेकेंड प्रोसेस में वाटर स्प्लिट्स इनटू H प्लस एंड ऑक्सीजन, एंड क्योंकि हमने लाइट एनर्जी लेकर अब उसको केमिकल्स में यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया है, सो लाइट एनर्जी इज ऑल्सो बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में फाइनली हम इस हाइड्रोजन को यूज करके और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ली होगी उसको यूज करके, उसको रिड्यूस करके हम क्या बनाने वाले हैं, ग्लूकोज। राइट, सो दिस हियर इज द थर्ड स्टेप वेयर CO2 is reduced to form glucose। तो यही स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट इज absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। ये सेकेंड स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में देखो CO2 है ना। अगर हमें इसका C6H12O6 बनाना है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड के बाद C और O तो है, H ऐड करा जाएगा ना, सो प्लस H प्लस होगा तभी ये रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। सो दैट इज वाई जो ये हाइड्रोजन को प्लस करने वाला रिएक्शन होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन। आई होप यू नो दिस। ऑक्सीजन को जब ऐड किया जाता है किसी मॉलिक्यूल में तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है किसी मॉलिक्यूल में तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स क्लियर हो गए। आगे बढ़े टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अच्छा, वन मोर थिंग दैट इज ऑफन आस्क्ड इज कि कहाँ से हमें ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो कौन कौन से सोर्सेज से हो रहा है। तो तुमको पता है वाटर और मिनरल्स तो प्लांट को सॉइल से मिल जाता है ना। सनलाइट, ऑब्वियसली लाइट एनर्जी जो है वो सनलाइट से मिलेगी। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स। कौन से ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होता है, तुमने सेल में पढ़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। सो वी कैन राइट दैट डाउन ऑल्सो। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स इसको मिलता है सॉइल से, राइट। सनलाइट से लाइट एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गॉट फ्रॉम द एयर, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर कैसे घुसता है, इट इज थ्रू द स्टोमाटा। तो लीफ के अंदर छोटे छोटे से ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, दे आर समवॉट लाइक दिस। दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं और उनके बीच में एक छोटा सा पोर होता है, दिस इज द पोर एंड दीज आर द गार्ड सेल्स।
तो ये जब ओपन होता है तो लीफ में पोर्स ओपन हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आराम से अंदर आती है और जो ऑक्सीजन अंदर बनी होती है वो बाहर जाती है। जब ये बंद हो जाते हैं ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज भी बंद हो जाता है। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्टोमाटा। तो गैस का एक्सचेंज कहां से होता है? लीफ में छोटे छोटे पोर्स के थ्रू होता है विच आर नोन एज स्टोमाटा। आई होप प्लांट का न्यूट्रिशन पूरी तरीके से क्लियर है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, सो यू कैन अटेम्प्ट देम। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिएक्टेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अच्छा, ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रोफिक होता है। हेट्रोट्रोफिक में भी हम क्या करते हैं, हम सॉलिड फूड अपने माउथ में डालते हैं और फिर उसको च्यू करते हैं और फिर उसको ब्रेक करते हैं एंड देन इट इज फर्दर डाइजेस्टेड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे टाइप के हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज होलोजोइक हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अलावा जैसे सैप्रोट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी होता है। सैप्रोट्रोफ्स क्या करते हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या डेड एंड डिकेइंग नॉन लिविंग थिंग, सैप्रोट्रोफ्स क्या करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग लिविंग मैटर पर फीड करते हैं। ठीक है, होलोजोइक के अलावा हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैन आल्सो बी सैप्रोट्रोफिक। ठीक है, सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करता है। जैसे कि फंगसेस को तुमने देखा होगा, बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे टाइप के जो कि हेट्रोट्रोफिक होते हैं बट दे फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर और उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक, देन पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं, एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं और उससे अपना नरिशमेंट डिराइव करते हैं बट उसको मारते नहीं है, दे डू नॉट किल इट। सो दीज आर नोन एज पैरासाइट्स। वो होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगेन हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं फॉर फूड। राइट, तो इस तरीके से हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी काफी टाइप का हो सकता है। उसमें से ह्यूमंस का कैसा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि दे टेक इन होल सॉलिड फूड इनटू देयर माउथ एंड देन ब्रेक इट अप एंड डाइजेस्ट इट सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। अब जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं ह्यूमंस में, तो इट कंसिस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम in humans consist of alimentary canal and associated glands. देखो, एलिमेंट्री कनाल तो एक पूरी ट्यूब है जिसके थ्रू फूड पास होगा और स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होगा। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जहां पर फूड पास तो नहीं होता है ये ग्लैंड्स, लेकिन कुछ ना कुछ एंजाइम या कुछ ना कुछ जूसेस या कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऐड करते हैं इनटू द एलिमेंट्री कनाल सो दैट डाइजेशन बिकम्स इजियर। ठीक है, तो जब हम एलिमेंट्री कनाल की बात करेंगे तो कहां से फूड पास होगा, लेट्स राइट दैट डाउन। तो सबसे पहले द फूड इज गोइंग टू एंटर इनटू द माउथ। राइट, माउथ से फूड जाएगा टू द ईसोफेगस। देखो, तो ये एरिया हमारा हो गया माउथ, दिस इज द माउथ। राइट, देन वी हैव द ईसोफेगस। राइट, ईसोफेगस नीचे जाकर मस्कुलर बैग में कन्वर्ट हो जाता है जो कि थोड़ा जे शेप्ड होता है, दिस इज नोन एज द स्टमक। राइट, सो ईसोफेगस के बाद फूड कहां जाएगा, इनटू द स्टमक। देन स्टमक के बाद आती है द स्मॉल इंटेस्टाइन and subsequently the large intestine.
right? And large intestine opens to the outside via the anus. So stomach के बाद food जाएगा into the small intestine, then to the large intestine, अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये लास्ट पार्ट होता है ना, विच यू कैन सी हियर, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज रेक्टम. तो इसकी लेबलिंग भी पता होना चाहिए. दिस इज द रेक्टम. सो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ फीसिस बाय द एनस. इतनी बात क्लियर है अबाउट द एलिमेंट्री कनाल. अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं. तो ऐसे ग्लैंड्स जहां पर फूड पास तो नहीं हो रहा है, बट वो कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं इनटू द एलिमेंट्री कनाल जिससे डाइजेशन इजी होता है, उनको एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं. इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं? द सलाइवरी ग्लैंड पहला, सेकेंड इज pancreas, and third is the liver. These are the three associated glands which help in digestion. Clear है ये? अब इसी को हम एक एक करके डील करेंगे. Let's start with mouth. माउथ में हम तीन एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे. फर्स्ट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, सेकेंड इज द फंक्शन ऑफ टंग, एंड थर्ड इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा. ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर टीथ की बात करें, यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास 4 टाइप के टीथ होते हैं, 32 इन नंबर इन अडल्ट्स. कौन कौन से टीथ होते हैं? आगे के जो इंसिजर्स होते हैं वो बाइटिंग में काम आते हैं, तो फूड को होल्ड करके बाइट करने में काम आते हैं. देन वी हैव द पॉइंटेड टीथ जो कि कहलाते हैं कैनाइन्स, एंड देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर द फ्लैट टीथ जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. राइट, सो टीथ में तुम्हें याद होने चाहिए ऑफ द 4 काइंड विच आर इंसिजर. Incisors are generally for biting. Then canines. Canines are generally for tearing. तो अगर हमें फ्लैश खाना है तो हम कैनाइन्स का यूज करते हैं. इनफैक्ट तुमने कार्निवोर्स के अंदर देखा होगा कि कैनाइन्स बहुत पॉइंटेड होते हैं. That's because they have to feed on flesh. तो लायंस के कैनाइन्स बहुत पॉइंटेड होते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, जैसे जो काउ हो गया, उसके कैनाइन्स बहुत पॉइंटेड नहीं होंगे, इनफैक्ट अंडर डेवलप्ड होंगे, क्योंकि उसको उसकी जरूरत नहीं है. काउस के अंदर क्या चीज बहुत अच्छे से डेवलप होगी? उसके फ्लैट टीथ अच्छे से डेवलप होंगे, द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स दोनों ही फ्लैट टीथ होते हैं जो कि हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो तुमको पता है गांव हो गया, काव हो गया, डियर हो गया, ये सब हर्बीवोर्स होते हैं, प्लांट्स पर फीड करते हैं. तो प्लांट्स को अच्छे से चबाना पड़ता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा सेल्यूलोस होता है. ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से चबाना पड़ेगा और तब अपने पेट के अंदर डालना होगा ताकि सेल्यूलोस का डाइजेशन थोड़ा आसान बन जाए. सेल्यूलोस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. ठीक है, तो इसलिए उसको इतना चबाना पड़ता है और ब्रेक करना पड़ता है. इसके लिए कौन से टीथ इंपॉर्टेंट है? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. तो हम देखते हैं कि लायंस में जनरली प्रीमोलर्स और मोलर्स उतने डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन किसमें डेवलप होंगे? काउस में अच्छे डेवलप होंगे. ठीक है, हर्बीवोर्स में अच्छे से डेवलप होंगे ताकि ये अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाए. राइट, so these are about the teeth will help in the following process. तो बेसिकली जो फूड हमने लिया होगा उसको बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक करने में भी हेल्प करेगा और उसको क्रश करने में भी हेल्प करेगा. देन व्हाट अबाउट द टंग? टंग का क्या फंक्शन होता है? टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो टेस्ट बड्स फॉर टेस्टिंग द फूड. Right?
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द टंग इज ऑल्सो वेरी मस्कुलर, तो वो काफी मूव करती है, जिसकी वजह से जो फूड ब्रेक किया होता है वो एक बॉल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ये बॉल बहुत गीली करने में भी, वेट करने में भी टंग का हाथ होता है। एक्चुअली जो सलाइवा होता है वो वेट करता है फूड को, एंड टंग उसे एक बॉल में रोल कर देती है ताकि उसका जो पैसेज है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम वो आसान हो जाए। ठीक है, सो इट विल रोल द फूड इनटू अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और इस बॉल को हम बोलते हैं, फूड बॉल को हम बोलते हैं बोलस, and the tongue will also mix it with saliva, and mixing it with saliva, तो ये काम हो गया टंग का। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड एस्पेक्ट की, विच इज सलाइवा। अब सलाइवा क्या करेगा? सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा सबसे पहली बात। ठीक है, कम्स आउट वाया salivary glands, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सेक्रीट करते हैं। सलाइवा में होता है खूब सारा पानी, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, जिससे डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट होने लगता है। व्हाट आर दे? इट कंटेन्स वाटर। तो वाटर का तो तुमको पता है काम क्या है, वो फूड को मॉइस्ट करेगा, which moistens the food, right? Apart from the water, it also contains enzyme. enzyme का क्या नाम है? salivary amylase. salivary amylase का एक और नाम है which you should remember, tylen. ठीक है, तो ये भी नाम आ जाता है, पता होना चाहिए। टाइलिन जो नाम है वो सलाइवरी अमाइलेज के लिए ही यूज किया गया है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स स्टार्च विच इज प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल शुगर। तो जो फूड का डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन स्टार्ट होगा माउथ में? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। What is the name of the enzyme? Salivary amylase. Okay? So I hope तुमने नोट्स बना लिए हैं, राइट? इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। माउथ में कौन से 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमने कवर करने थे? टीथ, टंग एंड सलाइवा। सलाइवा इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रेजेंट है एक एंजाइम जो कि डाइजेशन को स्टार्ट कर देती है। क्वेश्चन आता है कि माउथ में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट होता है? इज इट प्रोटीन्स, इज इट फैट्स, इज इट लिपिड्स, और इज इट कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है स्टार्च का, विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वहां का आंसर होगा स्टार्च। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होता है। यहाँ पे कुछ भी सेक्रीशन नहीं होता है, कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, बट ये लॉन्ग ट्यूब है, पतला ट्यूब है। इसमें से फूड पास करने के लिए एक मूवमेंट जरूर होती है विच इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस इज अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो कि ट्यूब के मसल्स करते हैं सो दैट फूड इज पुश्ड डाउन। तो होता क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव दिस ट्यूब, द ईसोफेगस। ठीक है, अब फूड यहां पर आया तो क्या होगा? इस फूड को नीचे पुश करने के लिए जो यहां की मसल्स होंगी, इससे ऊपर की मसल्स होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फूड विल बी पुश्ड डाउन। अब फूड यहां आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? इसके नेक्स्ट वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड फूड विल अगेन बी पुश्ड डाउन।
तो ऐसे एक रिदमिक वेव चलती रहती है ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच हेल्प्स द फूड टू बी पुश्ड डाउन। इनफैक्ट ये सिर्फ ईसोफेगस की ही बात नहीं है, पूरा का पूरा जो गट होता है उसमें ये मूवमेंट चलती रहती है बाय द मसल्स, सो दैट फूड आसानी से आगे आगे पुश करा जा सके। सो पेरिस्टालसिस क्या है? इट इज द रिदमिक wave of contraction by the muscles of alimentary canal to allow the food to be pushed down. All right, so that is all that you need to know inside the esophagus क्या हो रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं to the next part which is stomach। स्टमक एक मस्कुलर बैग होता है, जे शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में 3 टाइप के सेक्रीशंस आते हैं। देयर इज HCl, देयर इज म्यूकस एंड देयर इज पेप्सिन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्टमक में HCl का क्या काम है या म्यूकस या पेप्सिन का क्या काम है। ठीक है, तो स्टमक के ये 3 सेक्रीशंस होते हैं। ये कहां से निकलते हैं? स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो ये 3 सेक्रीशंस स्टमक के अंदर डालते हैं। पहले बात कर लेते हैं HCl। HCl एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि स्टमक रिलीज करता है। अब एसिड का सबसे पहले तो क्या काम है कि जो एनवायरमेंट होता है उसको एसिडिक बनाना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेप्सिन का एक इनएक्टिव फॉर्म रिलीज होता है, उसको एक्टिव करने के लिए एसिडिक एनवायरमेंट इज नेसेसरी। तो HCl एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है। किसके लिए क्रिएट करता है? ताकि पेप्सिन अपना वर्क कर सके। ठीक है, सो पहला काम HCl का एसिडिक एनवायरमेंट फॉर पेप्सिन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? HCl बीइंग एन एसिड, ये जितने भी जर्म्स होंगे जो कि रीच कर गए होंगे इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम और सलाइवा वगैरह से बच चुके होंगे, उनको किल करने का काम करेगा। राइट, सो इट ऑल्सो किल्स फॉरेन जर्म्स। ठीक है, तो HCl का तो ये काम हो गया। लेकिन अब तुम खुद सोचो, अगर स्टमक के अंदर HCl रिलीज होगा तो HCl है तो डाइल्यूट लेकिन है तो एसिड ही ना। जब रोज रोज हर खाने के बाद HCl रिलीज होगा तो स्टमक की लाइनिंग डैमेज होने लगेगी। राइट, तो लाइनिंग को डैमेज से प्रोटेक्ट करने का क्या काम होगा? म्यूकस का काम होगा। म्यूकस जो है वो एक स्लाइमी सा सब्सटेंस होता है जो कि सेक्रीट किया जाता है और ये स्टमक की लाइनिंग के अराउंड एक थिक सी लाइनिंग बना लेता है। राइट, एज अ रिजल्ट जो HCl स्टमक में रिलीज होता है वो लाइनिंग को के कांटेक्ट में नहीं आता है, स्टमक के वॉल के कांटेक्ट में नहीं आता है, और इस तरीके से जो स्टमक का वॉल है वो करोड होने से या डैमेज होने से बच जाता है। राइट, सो म्यूकस का क्या काम है? फॉर्म्स लाइनिंग इनसाइड stomach wall to protect it from damage by HCl.
तो देख रहे हो हमारी बॉडी कितनी यूनिक है, कितनी स्पेशल है। अगर उसको HCl निकालना पड़ रहा है एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, पेप्सिन के वर्क के लिए, तो उसने एक और चीज, एक और कंपोनेंट तैयार करके रखा है जो कि HCl से स्टमक को बचाएगा, ठीक है, एंड दैट इज म्यूकस। लास्ट है पेप्सिन। पेप्सिन का जो एक्टिव फॉर्म होता है, सबसे पहले चीज एक्टिव कब होगा, जब इसे एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा। तो पेप्सिन जब एक्टिव होता है तो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। So pepsin, it helps in digestion of proteins. Alright, तो क्वेश्चन आता है कि स्टमक में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट होता है। देखो माउथ में तो स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, स्टमक में किस चीज का हो रहा है, प्रोटीन्स का हो रहा है, ठीक है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, बाय द वे, स्टमक में फूड एटलीस्ट 3-4 घंटे रहता है, तो फूड को स्टमक में रोकने के लिए क्या होता है, स्टमक के एंड एरिया में एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर इज अ काइंड ऑफ मसल जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, स्फिंक्टर एट द end of stomach contracts to keep the food inside stomach for approximately 3 to 4 hours. 3 से 4 घंटे के बाद जब सही से एंजाइम स्टमक में फूड के ऊपर एक्ट कर चुकी होती हैं, तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स करता है और खाना आगे इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, राइट। नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक इज द थर्ड पार्ट, देन वी हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलराइट, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें, एक्चुअली ये बड़ा यूनिक और स्पेशल एरिया है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स। राइट, सिर्फ डाइजेशन ही नहीं बल्कि फूड का जो अब्जॉर्प्शन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स बने होते हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में डालना होता है, तो उसका अब्जॉर्प्शन भी मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। मेजर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड also occurs here. ठीक है, ये कैसे होता है, लेट्स लुक इनटू दैट। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें आते हैं 2 एसोसिएटेड ग्लैंड्स के सेक्रीशन। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन कौन से थे, सलाइवरी ग्लैंड, उसका फंक्शन हमने पढ़ लिया, माउथ में था। दूसरा लिवर और पैंक्रियास, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके खुद के जूसेस होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस लिवर के जूस आता है और पैंक्रियास का भी आता है। तो पैंक्रियास का एक डक्ट होता है और लिवर का एक डक्ट होता है, तो ज्वाइन होके इंटेस्टाइन में खुलता है और इंटेस्टाइन में फर्दर फूड का डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस होते हैं, दे डाइजेस्ट ऑल काइंड्स। द जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन विल डाइजेस्ट proteins also, carbohydrates also, and fats also, ठीक है। बात करते हैं अबाउट लिवर एंड पैंक्रियास, इनके क्या जूसेस होते हैं। देखो, लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रिलीज करता है इनटू द इंटेस्टाइन विच इज नोन एज बाइल। लिवर का जो बाइल होता है वो एक्चुअली फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, जिसके वजह से फैट का फर्दर डाइजेशन आसान हो जाता है। सो बाइल ब्रेक्स larger fat droplets
into smaller ones. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. ठीक है, तो जब बाइल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स पर एक्ट करेगा और उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, सो दिस इज द लार्ज फैट ग्लोब्यूल. बाइल क्या करेगा, इस पे आएगा, अटैच करेगा. दिस इज द बाइल, इट विल अटैच ऑन दिस बिग फैट ग्लोब्यूल. दिस इज द बाइल and convert it into smaller fat droplets. Okay, ये देखो, इसको ब्रेक कर दिया into smaller fat droplets. इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. और ये जो फैट बना है, दिस इज नोन एज इमल्सिफाइड फैट. राइट, इमल्सिफाइड फैट्स का अब जो डाइजेशन होगा वो आसान हो जाएगा. फैट्स एक्चुअली बहुत डाइजेस्ट करने में आसान नहीं होते हैं क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, तो इनको एंजाइम के एक्टिव एरिया में डालना, इंसर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि देयर साइज इज वेरी बिग. अब तुम खुद सोचो, अगर जो एरिया है एंजाइम का वो इतना सा है लेकिन फैट ड्रॉपलेट इतनी बड़ी है, तो ये कैसे घुसेगी, है ना. तो जब बाइल इस पर एक्ट करता है तो इसको छोटा बना देता है जिससे ये आसानी से इस एरिया में घुस सकती है, एक्टिव हो सकती है. ठीक है, और फर्दर इसका डाइजेशन हो पाता है. अब ये डाइजेशन करेगा कौन, पैंक्रियाटिक जूस. जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें से निकलते हैं दो सब्सटेंसेस या दो एंजाइम्स. फर्स्ट इज ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेशन करता है प्रोटीन्स का इनटू अमीनो एसिड्स. सो ट्रिप्सिन का जो फंक्शन है, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड. और दूसरी एंजाइम जो है दैट इज लाइपेज. लाइपेज नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि लिपिड पे लिपिड का ब्रेकडाउन करी होगी. अच्छा, आई होप यू नो दैट फैट एंड लिपिड आर द सेम. ठीक है, तो फैट्स जो है, इमल्सिफाइड फैट्स जो है, उन पर लाइपेज एक्ट करेगी और इनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगी जो कि ब्लड में आसानी से अब्सॉर्ब हो सकते हैं. राइट, सो लाइपेज इट इज गोइंग टू एक्ट्स ऑन emulsified fats. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जा रहा है. क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे हैं इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लूकोज. देन प्रोटीन्स का पूरा पूरा डाइजेशन ट्रिप्सिन की मदद से और इंटेस्टाइन जूस में जो एंजाइम्स है उसकी मदद से हो रहा है. एंड फाइनली फैट्स का भी इंटेस्टाइन जूस से मदद लेकर और पैंक्रियाज के लाइपेज जूस से मदद लेकर या लाइपेज एंजाइम से मदद लेकर इमल्सिफाइड फैट्स का ब्रेक डाउन किया जा रहा है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, ये जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिला है, ग्लूकोज. ठीक है, carbohydrates breaks down into simpler substances, glucose. Protein breaks down into amino acid, right? And third is fats. Fats का breakdown product होता है fatty acid और glycerol. तो इसमें हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, fatty acid and glycerol. इन सारे ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को अब ब्लड में डालने की जरूरत है. तो ब्लड में डालने का जो काम है उसी को हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं. तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये काम होता है, अब्जॉर्प्शन होता है. और अब्जॉर्प्शन के लिए हमें इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ाना होता है. तो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, उसमें जो सेल्स होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोजेक्ट करते हैं. सो नॉर्मली तुम इंटेस्टाइन ऐसे देखोगे, बट माइक्रोस्कोप के अंदर जब तुम डाइसेक्ट करके इसका वॉल ऑब्जर्व करोगे तो इसके वॉल में ये स्ट्रेट नहीं होगा, इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे. और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कर रहे हैं, इसके एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि अब्जॉर्प्शन आसानी से और एफिशिएंटली हो पाए. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाई. सिंगुलर इज विलिस.
ठीक है, तो विलाई क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस हुए। तो पूछा जाता है विलाई कौन से एरिया में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इज इट द लार्ज इंटेस्टाइन, इज इट द स्मॉल इंटेस्टाइन, इज इट द स्टमक। तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में विलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हाट डू दे डू, इंक्रीज द सरफेस एरिया ताकि एफिशिएंटली अब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन पे कोई मेजर डाइजेशन नहीं होता है, कोई जूसेस नहीं निकलते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग वाटर होता है ना अनडाइजेस्टेड फूड में से, वो अब्सॉर्ब किया जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एक फंक्शन तुमको याद रखना है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक। नेक्स्ट फिर लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम। रेक्टम क्या है, एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन का ही लास्ट पार्ट है, दिस हियर इज द रेक्टम। रेक्टम के का काम क्या है कि वो अनडाइजेस्टेड फीसीज को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। और जब हमें ब्रेन से सिग्नल आता है कि वी नीड टू पास आउट द अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसीज, तो क्या होता है, एनल की जो मसल्स होती हैं वो अकॉर्डिंगली फंक्शन करती हैं, रिलैक्स करती हैं, एंड द फीसीज और द अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड आर पास्ड आउट थ्रू द एनस। सो एनस से क्या होगा, पासिंग आउट ऑफ फीसीज, राइट। So this was about nutrition in humans in general। तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट से रिलेटेड कौन से फंक्शंस तुमको याद रखने। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द सेकंड टॉपिक फॉर टुडे विच इज रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो तुमने देखा होगा एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक किया जा रहा है इनटू पायरुवेट, राइट। ग्लूकोज इज एक्चुअली अ 6 कार्बन कंपाउंड और उसको पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो तुम खुद ही बताओ, अगर ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं तो पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे अगर उसमें से 3 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल्स। सो देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विच आर फॉर्म्ड एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। एंड लेट मी टेल यू, ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली यूनिवर्सल है, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस जरूर होता है, ठीक। इसके बाद पायरुवेट का क्या फेट होता है उसके हिसाब से हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन यूज किया जाता है और पायरुवेट को ब्रेक किया जाता है, इन दैट केस रेस्पिरेशन इज एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज नहीं किया जाता है एंड पायरुवेट को और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है बट एनर्जी कम निकलती है, दैट इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड थर्ड इज द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन जब एक्चुअली सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, लैक कर रहा है ऑक्सीजन एनवायरमेंट में, तो भी वो एनारोबिक टाइप की रेस्पिरेशन करेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सो दैट इज द थर्ड काइंड ऑफ रेस्पिरेशन which we are going to talk about. So pyruvate का जो फेट है, अगर हम इसमें ऑक्सीजन यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को यूज करके पायरुवेट को ब्रेक करना चाहें तो हमारे एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, लेट्स लुक एट दैट। सो ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, हमारी बॉडी में होता है, हर सेल एज सच रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है। और ये जो स्टेप है ना पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट करने का, ये साइटोप्लाज्म में नहीं होता है बल्कि हमारे पावर हाउस में होता है विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस स्टेप टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया।
and this kind of respiration is termed as aerobic respiration. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, सेल के दो कंपार्टमेंट्स यूज होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और इवन जो एनर्जी निकली होती है ना वो भी काफी ज्यादा होती है। ठीक, दूसरी टाइप की रेस्पिरेशन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो टाइप की रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक, और इसमें दो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो क्या क्या है, एथेनॉल और अल्कोहल एंड CO2 along with a small amount of energy. This process of respiration is termed as anaerobic. इस केस में हम कौन से कंपार्टमेंट का यूज करेंगे? विल द पाइरुवेट गो टू द साइटोप्लाज्म अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरत, ऑक्सीजन को यूज नहीं करना है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट को लेकर तभी जाया जाएगा जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी और ऑक्सीजन का यूज करना होगा। सो ये वाला जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। तो हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें कोई रोल नहीं है। और दूसरा, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक। ठीक है, तीसरे टाइप का रेस्पिरेशन भी एनाएरोबिक ही है। इट टेक्स प्लेस व्हेन ऑक्सीजन इज लैकिंग। अब ये सिचुएशन में भी जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया में तो जाएगा नहीं पाइरुवेट, तो इट टेक्स प्लेस अगेन इन द साइटोप्लाज्म ओनली। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो डिफर कर जाते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में होगा जो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन करना चाहता है, बट ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ रही है। तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लैक्टिक एसिड एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। Is this aerobic or anaerobic kind of respiration? It is obviously anaerobic because oxygen is not being utilized. ठीक है, फिर आते हैं एग्जाम्पल्स। Aerobic respiration occurs in all kinds of cell, all kinds of human cells, plant cells, animal cells. Higher organisms में यही टाइप की respiration होती है। Anaerobic की बात करें तो yeast में ये बहुत commonly पाई जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है यीस्ट, सर्टेन बैक्टीरिया ऑल्सो। जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लैक करती है तो हमारे मसल सेल्स जो है वो एनाएरोबिकली रिस्पायर करते हैं। बट ये कब होता है? क्या हर टाइम हमारे मसल सेल्स ऐसा रिस्पायर करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी। ऐसा कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रीनस वर्कआउट करते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो रीच करनी चाहिए उतनी नहीं रीच करती है मसल्स तक। तब मसल्स एकदम उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और उनको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो मसल सेल्स विल डू दिस रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सेसिव वर्कआउट और एक्सरसाइज। ऑलराइट, तो ये चीजें क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड which is respiration in plants. देखो, गैशियस एक्सचेंज के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है कि गैशियस एक्सचेंज कहां से होता है। इट इज थ्रू द स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन का जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल सेम है, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। बट हम दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस को भी कंसिडर करते हैं। तो लीव्स में से हम कैसा एक्सचेंज देखते हैं कि ऑक्सीजन अंदर तो चाहिए, उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेते हैं। जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाई थी ना, उसी को अंदर ही अंदर यूज कर लिया जाता है, राइट। एंड रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है उसको वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। तो दिन के टाइम जो एक्सचेंज होगा प्लांट्स में वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्लांट्स जो हैं वो अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहे हैं। क्या इसका ये मतलब है कि रेस्पिरेशन हो ही नहीं रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हर टाइम होता है। रेस्पिरेशन नहीं हो तो प्लांट मर जाएगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का गैस एक्सचेंज बहुत डोमिनेटिंग होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन।
दिन के टाइम ऐसा होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। रात के टाइम क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज एब्सेंट, ओनली रेस्पिरेशन अकर्स। ठीक है, तो रात के टाइम तुम सेम गैसेस एक्सचेंज देखोगे, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। इसीलिए बड़े लोग बोलते हैं ना कि हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के टाइम पे। दैट्स बिकॉज प्लांट के जो एनवायरमेंट होती है आसपास की, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो चुकी होती है क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन will be taken in, CO2 will be given out, but during daytime photosynthesis में ऑक्सीजन आउट एंड CO2 इन, ये वाला एक्सचेंज ड्यूरिंग द डे टाइम देखा जाएगा। ठीक है, नाइट टाइम में सीधे फिर यही हो जाएगा। नाइट टाइम में ऑक्सीजन इन, CO2 आउट। देन लेट अस लुक एट ये कैसे होता है। कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है प्लांट में, ये सीधे सीधे ये काम स्टोमाटा के थ्रू करते हैं। स्टोमाटा जिसके हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं थोड़ी बहुत। तो स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। दीज आर द गार्ड सेल्स। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होता है ग्रीन ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट, or rather let me make it with green so that confusion na ho. So these are the organelles which are green in color, contain chlorophyll. They are known as chloroplast. और बीच में ये जो पोर देख रहे हो that is known as stomatal pore. ठीक है, स्टोमाटल पोर ओपन कब होता है, जब गार्ड सेल्स स्वेल करते हैं तो स्टोमाटल पोर ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएंगे, श्रिवल कर जाएंगे, तो स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाएगा। ऐसा होता कैसे है, गार्ड सेल्स में जब पानी भरता है, गार्ड सेल्स व्हेन वाटर कम्स इन, देन गार्ड सेल्स स्वेल एंड पोर ओपन्स। जब पोर ओपन होगा ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होगा। जब वाटर इज गोइंग टू मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, व्हेन द वाटर मूव्स आउट, देन द गार्ड सेल्स विल श्रिंक एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द पोर विल क्लोज। ठीक है, और इस केस में गैसियस एक्सचेंज कम हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू, कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट्स में? आई होप इट इज क्लियर, बहुत आसान है। आगे चलते हैं टू रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में यू शुड नो अबाउट द पाथवे जिसके थ्रू गैस आ रही है। कौन सी गैस आ रही है, ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड आउट टू द आउटसाइड। तो जो सबसे पहले पाथवे है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से हम हवा खींचते हैं, ठीक है, ये जाता है इनटू द फेरिंग्स। ठीक है, सो नॉस्ट्रिल से या नोज से हम हवा खींचते हैं, देन इट लीड्स इनटू द फेरिंग्स। दिस एरिया दैट यू सी हियर, दिस इज द फेरिंग्स, राइट। देन इट मूव्स टू द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स, देन टू द ट्रैकिया। कैन यू सी दिस, लैरिंग्स हो गया, देन ये ट्रैकिया हो गया, नीचे का ट्यूब वाला हिस्सा। देन ट्रैकिया के बाद ब्रांचिंग होती है इनटू ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में ब्रांचिंग होती है। वी आर गोइंग टू शो दिस टू यू। एंड फाइनली ब्रोंकियोल्स जो है वो लीड करती हैं इनटू एल्वियोलाई।
जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। नॉस्ट्रिल से एयर अंदर लिया जाता है, मूव्स टू द फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो हिस्सा होता है उसमें हम ऐसे सी शेप्ड रिंग्स देखते हैं, कार्टिलेज की सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ताकि ये ट्यूब कोलैप्स ना करे, ठीक है। देन ट्रैकिया फर्दर डिवाइड कर जाता है लंग्स के पास में इनटू ब्रोंकाई, दिस इज द ट्रैकिया, ठीक है। एंड ब्रोंकाई फर्दर डिविजन करते करते ब्रोंकाई विल फर्दर डिवाइड एंड दे विल फर्दर डिवाइड, बहुत सारे डिविजन्स करते करते अल्टीमेटली क्या होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में ये एंड करेगा या टर्मिनेट करेगा, एंड दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वियोलाई, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा हिस्सा लंग के अंदर प्रेजेंट होता है? ब्रोंकाई से लेके एल्वियोलाई तक ये लंग्स में प्रेजेंट होता है, लंग्स के अंदर का हिस्सा होता है। एज यू कैन सी हियर आल्सो, लंग्स में देखो जैसे ही ट्रैकिया डिवाइड किया, लंग्स का स्ट्रक्चर आ गया, ट्रैकिया अंदर घुसा, सॉरी द ब्रोंकाई दे विल मूव इन एंड देन विल ब्रांच इनटू एल्वियोलाई, ठीक है। क्या क्या चीजें यहाँ पर तुम्हें पता होनी चाहिए अबाउट दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? Nostrils, it is the opening through which air is taken in and exhaled out. Pharynx, ये common passage है of air as well as food, ठीक है। Larynx क्या है? Larynx voice box भी बोलते हैं इसको क्योंकि ये voice के production में help करता है। ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारे चेस्ट रीजन में एक्सटेंड करता है, और ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको सपोर्ट देते हैं और कोलैप्स प्रिवेंट करते हैं, right? So trachea has C-shaped cartilage rings. All right. Next is bronchi, bronchioles जो एक tree like structure बनाते हैं inside our lungs and then it ends with alveoli. अब alveoli में क्या होता है? ओके, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले एल्वियोलाई की बात कर लेते हैं। तो एल्वियोलाई ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत सारी ब्लड वेसल से इनोवेटेड होते हैं। इससे मदद क्या मिलती है कि रेस्पिरेशन में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो आसानी से हो पाता है, राइट। सो इफ दिस इज द एल्वियोलाई, ठीक है, दिस हियर इज द एल्वियोलाई, तो इसका काफी ज्यादा एरिया होता है और यहां से जो ब्लड वेसल निकल रही होती है उसमें प्रेजेंट होता है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच इज आरबीसी। आरबीसी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ब्लड के, दीज आर आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर ही हम गैसेस को कैरी करते हैं। आरबीसी के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है विच इज हीमोग्लोबिन। दिस हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन के लिए बहुत अट्रैक्शन रखता है, और जब ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आती है तो फौरन ऑक्सीजन से वो बाइंड कर लेता है और आसानी से ट्रांसपोर्ट में हेल्प होती है, ठीक है। तो होगा क्या, एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन आएगी, सो ऑक्सीजन हैज कम हियर। इसमें इतने सारे ब्लड वेसल्स इसके पास इसको इनोवेट कर रहे होंगे, इसके कांटेक्ट में होंगे कि आसानी से ये सारे जो ब्लड है वो एल्वियोलाई के वॉल के पास में आएगा, और होगा क्या, ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर आरबीसीज में चली जाएगी। आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर देखो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा, पकड़ लेगा, और फिर उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा जहां पर उसका फंक्शन होगा, वर्क होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम जो ब्लड यहाँ पर आ रहा होगा उसमें कौन सी गैस भरी होगी, CO2, राइट। तो प्रेशर के हिसाब से CO2 का प्रेशर यहाँ बहुत है, CO2 यहाँ पर बहुत कम है, तो होगा क्या, CO2 विल डिफ्यूज इनटू द एल्वियोलाई। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा, CO2 ब्लड में से एल्वियोलाई में जाएगा, और फिर एल्वियोलाई से ब्रोंकस में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा और बाहर एक्सहेल कर दिया जाएगा, ठीक है। सो व्हेन वी टेक इन एयर
वी टेक इन मेजर अमाउंट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक जाता है और ब्लड में घोल दिया जाता है, whereas ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो एल्वियोलाई में डाल दिया जाता है और एल्वियोलाई के थ्रू इसको एक्सहेल कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है बाहर इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें जो पिगमेंट तुमको याद करना है दैट इज नेम्ड हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट और कैरी करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ब्रीदिंग में। जब हम इनहेल करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। देखो, जब हम इनहेल करेंगे तो हमारी जो कैविटी होगी उसमें हमको और गैस भरनी है ना, तो हमें अपनी थोरैसिक कैविटी को बढ़ाना होगा। ये हम कैसे करेंगे, जो रिब्स प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसको कवर कर रहे होते हैं ऐसे करके। जो हमारे रिब्स होते हैं वो आउटवर्ड और अपवर्ड पुश होते हैं। ठीक है, सो रिब्स will move out during breathing in। दूसरा, ये जो डायफ्राम देख रहे हो, अगर हमें अंदर की कैविटी को बढ़ाना है तो डायफ्राम ऐसे शेप का है, ये नीचे की तरफ मूव होना चाहिए, है ना, तो डायफ्राम विल मूव डाउनवर्ड्स, तब जाके हमारी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होगी और इनहेलेशन हो पाएगा। ठीक, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमें गैस बाहर छोड़नी है ना, तो हमें अपनी थोरैसिक कैविटी घटानी होगी वॉल्यूम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिब्स को अंदर के साइड पुश करेंगे, रिब्स आर पुश्ड इनवर्ड, राइट, और एक्सहेलेशन के टाइम डायफ्राम जो है, जो नीचे आया था वो अगेन ऊपर जाना चाहिए। सो डायफ्राम इट बिकम्स बेंट or pushed inwards, sorry, upwards, diaphragm will be pushed upwards। क्लियर, तो ये भी पूछा जाता है कि रिब्स इनहेलेशन के टाइम पे दे शुड मूव आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, तो दे शुड बी मूविंग आउटवर्ड। Ribs at the time of breathing out या exhalation they should move inward. What about the diaphragm? Diaphragm should move downwards when inhalation occurs. Diaphragm should bend upward or pushed upward during exhalation. ठीक है, इस तरीके से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है और ब्रीदिंग आसान हो जाती है। So that was all for this particular lecture. कुछ sample questions हैं, let's look at those also. The breakdown of pyruvate in the presence of oxygen to give CO2, water and energy occurs inside which organelle? Okay, देखो, पायरुवेट तक तो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो फिर हमें कौन सी ऑर्गेनल का यूज करना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट, which of the following is the correct sequence of paths through which air passes during inhalation? देखो, नेजल पैसेज टू लैरिंग्स, पैरिंग्स, देखो ये होना चाहिए पैरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया, तो ये गलत हो गया, है ना, ये यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट, नेजल पैसेज पैरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई, बी सीम्स टू बी करेक्ट, बट हम सारे ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेजल पैसेज पैरिंग्स, अगेन यहाँ पे लैरिंग्स होना चाहिए था। नेक्स्ट, नेजल पैसेज लैरिंग्स, अगेन गलत, ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, which of the following statement best describes the role of villi in the small intestine? Secrete digestive enzymes? No, they do not. They produce hormones? No. They increase the surface area for absorption of digested food? Definitely. They will increase the surface area ताकि absorption और efficiently हो पाए. They neutralize the acidic shine? This is also incorrect. Right? So, इसका correct option होगा third option. So with this we come to the end of this particular lecture. In the next lecture, in part 2, we are going to take up the 2 leftover processes और इस तरीके से तुम्हारा life process पूरी तरीके से complete हो जाएगा. So I'll see you again